हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट गॉस-जॉर्डन मेथड। गॉस-जॉर्डन मेथड पर प्रोग्राम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस-जॉर्डन मेथड में के स्टेप्स क्या होते हैं, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। गॉस-जॉर्डन मेथड को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं और गॉस-जॉर्डन मेथड को करने के लिए कुछ इसके स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ये स्टेप्स क्लियर होंगे तभी आप इस पर प्रोग्राम्स इजी से बना सकते हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका। हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है, हमने क्या करना होता है, 3 वेरिएबल्स हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि पहली वाली को छोड़कर 2 का यूज़ करना होता है, मतलब पहले वाली इक्वेशन एज इट इज़ रहती है। क्या करते हैं हम, सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। यही प्रोसीजर करते हो आप। तो ऑपरेट क्या करोगे सेकंड पर, सेकंड में से क्या, देखो क्या करा, सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दिया, ऑपरेट करते हैं सॉरी हम सेकंड और थर्ड में से। तो क्या करते हैं, फर्स्ट की हेल्प से ऑपरेट करना है, एलिमिनेट करना है किस पर, सेकंड एंड थर्ड को में से एक्स को। तो किसकी हेल्प लोगे, फर्स्ट की हेल्प लोगे। क्या करा, इस इक्वेशंस को a2/a1। अब ये क्या होता है, a2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है a, जो आपके पास मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, फर्स्ट इंडेक्स कॉलम रो होता है और सेकंड आपका कॉलम होता है। अगर a1 है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या है, b1 है, ये क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। c1 क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस टाइप्स के एलिमेंट चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सेकंड और थर्ड पर ऑपरेट करा। सेकंड क्या करा, इस वाली में से पहले फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, a2/a1 से। तो और क्या करा, इसको माइनस कर दिया सेकंड में से। फिर क्या करा, सेम यही करा थर्ड में के लिए। क्या करा, हमने a3/a1 से मल्टीप्लाई करा और उसको थर्ड में से माइनस करा। तो हम यही स्टेप्स करते हैं। तो हमारे पास 4th 5th 6th इक्वेशन आ गई। यही प्रोसीजर हमने क्या करना है, प्रोग्राम में करना है। कैसे, यहाँ तक देखते हैं पहले। देखो सबसे पहले क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। आपको पता है हैश इंक्लूड का यूज़ क्यों होता है, एक प्री डायरेक्टिव होती है आपके पास, फिर डायरेक्टिव प्रोसेसर होती है जो क्या करती है, प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के साथ, जो आप प्रोग्राम लिखते हो उसको सी लैंग्वेज के साथ अटैच करती है। तो इंक्लूड्स conio.h। stdio.h क्या होता है, stdio.h का यूज़ होता है आपके पास जो आप printf और scanf का यूज़ करते हो। ये आपकी क्या होती है, हेडर, ये आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो 2 फंक्शंस को कंटेन करते हैं, एक printf को और एक scanf को। सेकेंड क्या होता है आपके पास, conio.h। conio.h का यूज़ क्या होता है, हेडर फाइल्स होती हैं, इसकी हेल्प से अगर आप getch प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो और क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हो तो आपको conio.h का यूज़ करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट से आपका नया स्टार्ट हुआ है कि क्या लिया है, हैश डिफाइन मैक्स 10। ये क्या है, ये एरे को डिफाइन करता है। एरे क्या होता है, एरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है जो शेयर करता है एक कॉमन नेम को। जैसे आप क्या है, कोई क्लास है, आपने उसको नाम दे दिया 9th का, क्या हुआ, आपने पूरे बच्चों को एक क्लास का नाम दे दिया। एक ग्रुप था बच्चों का, आपने उसको 9th क्लास का नाम दे दिया, तो वो क्या बन गया, आपका एरे में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होता है, सेम हमने डिवाइन कर दिया मैक्स 10। मतलब क्या है, मैक्स 10 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, गॉस-जॉर्डन मेथड। गॉस-जॉर्डन मेथड क्यों यूज होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो मान लिया वो कहता है कि 10 इक्वेशंस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फिर वही वॉइड, ये क्या था, ये डिफाइन करा आपका, ये क्या लिया इसने, ये लिया डिफाइन करा है फंक्शन को। अब हम किस पर आते हैं, मेन प्रोग्राम पर आते हैं। मेन प्रोग्राम के लिए सबसे पहले वॉइड मेन, जो प्रोग्राम बताता है कि मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो क्या क्या एलिमेंट्स लिए, i j k n। इंट लिया है, इंटीजर्स हैं आपके सारे, ये आई आपने रो के लिए डिफाइन करा है, जे आपने कॉलम के लिए डिफाइन करा है, के क्यों डिफाइन करा है। अब आपने क्या करना है, इस प्रोसीजर में ये चीज़ करनी है कि जब आप इस पर पहला प्रोसीजर लगाओगे, जब आप सेकंड और थर्ड में से x को रिमूव करोगे तो आपके पास नई इक्वेशंस बन जाएंगी, वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ b2 डैश, तो नए वेरिएबल्स के लिए इन्होंने एलिमेंट डिफाइंड करा है k।
क्लियर है। और एन किसके लिए डिफाइंड करा है, एन डिफाइंड करा है इन्होंने जितनी, मतलब कहता है कि मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो, ठीक है, 10 उन्होंने फिक्स कर दी, लेकिन आप मान लो 5, एन क्या है, एन हमेशा क्या रहेगा 10, मैक्सिमम 10 या 10 से छोटा रहेगा, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, इस टाइप से। क्लियर। तो अब ये क्या है, फ्लोट ए, ये क्या चीज है, ये है आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप क्या लिखते हो मैट्रिक्स को, ए आई जे, यही लिखते हो। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ए आई जे। ए आई जे का मतलब होती है, आई जो होता है वो रोज को बताता है, जे जो होता है वो कॉलम को बताता है। अब आप देखो फ्लोट ए मैक्स, मैक्स प्लस 1, क्या मतलब है इसका, जो ये है ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी एक पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्लोट क्या है, इसका डाटा टाइप है। इंट क्या था, इसका डाटा टाइप था। फ्लोट क्या है, डाटा टाइप है। कैसे, देखो अब ये क्या है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स होती है, हम इसको बी मानते हैं और इसको हम ए एग्रुड मैट्रिक्स बी की फॉर्म में लिखते हैं। यही चीज करते हो ना आप। अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 और कौन सी रोज है आपके पास, 3 रो हैं आपके पास, ठीक है। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और एक 4 कॉलम है आपके पास, और आपके पास 3 रोज हैं। तो क्या होगा, जो ए लिखा, ए मैक्स, मैक्स मतलब क्या है, जितनी भी आपकी रोज होंगी, कॉलम क्या होगा उससे ज्यादा होगा, मतलब 1 प्लस होगा। मैक्स कितना डिफाइन करा था, 1। तो रोज, क्योंकि जितने आपके पास जितनी आपके पास रोज होती हैं उतने ही आपके पास कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट, जिसकी वैल्यूज निकालनी होती हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। और जितनी आपके पास, उससे एक ज़्यादा आपके पास कॉलम होता है ड्यू टू इट्स एग्रीड मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है। तो जैसे अगर 3 रोज हैं तो कॉलम्स कितनी बनी, 4। क्लियर है। तो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन है, ए मैक्स, ए मैक्स मतलब ये रो के लिए, और मैक्स प्लस 1 किसके लिए, कॉलम के लिए। क्योंकि क्या होगा, ये आपने देख लिया कि 3 रोज हैं तो कॉलम्स बनेंगी 4, 1 2 3 और एक 4। तो मैट्रिक्स आपको डिफाइन करेगी इस टाइप से, ए का मतलब इस टाइप से, ये ए इसको डिनोट कर रहा है, ये आई मैक्स को, और जे किसको डिनोट कर रहा है, मैक्स प्लस 1 को। क्लियर। अब ये किसके लिए यूज करी, ये मैट्रिक्स किसके लिए यूज करी, ये मैट्रिक्स यूज करी जो लास्ट में आपका आंसर आएगा। जैसे ये वैल्यूज आई, ये वैल्यूज आई एक्स की, वाई की और जेड की, सॉरी, ये वैल्यूज आई आपके पास, ये क्या आई, सॉल्यूशन आया। तो उसके लिए अभी कितनी आई, एक ही सॉल्यूशन आएगा ना, कितने आएंगे, जितनी आपके पास रोज थी, जितनी आपके पास रोज हैं उतने ही सॉल्यूशंस आएंगे। मैंने आपको बताया कि अगर 3 रोज हैं तो हमारे पास 3 लीनियर इंडिपेंडेंट है एक्स वाई जेड, तो 3 की वैल्यूज निकलेंगी। जैसे यहाँ निकली है 3 थे ना, एक्स वाई जेड 3 की निकली, इसलिए इन्होंने ये मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन करी है, सॉल्यूशंस के लिए। डी किसके लिए डिफाइन करा है, डी डिफाइन करा है इस मैट्रिक्स के लिए जो आपने चेंज करके ये वाली मैट्रिक्स आई है, इसको मान लिया इन्होंने डी। जो हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, एक वेरिएबल सॉरी इसके लिए जब हमने ये वेरिएबल एक नई ए आई जे जो हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे पहले हमने किससे डिवाइड करा, a2 बाई a1 से, फिर इससे, फिर इससे, तो हम चेंज करते हैं। ये डी डी हमने फ्लोट उसके लिए डिफाइन कर दिया, और इसको कैसा डिफाइन करा है, फ्लोटिंग नंबर लिया है हमने जो रियल है। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, अब हमने किसको प्रिंट करवाना है, नंबर ऑफ इक्वेशंस को, कि मान लो आपने 10 ली हैं, 10 से कम ली हैं, और ये किसके लिए होता है कि जो प्रिंट हो वो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हो वो अगली लाइन में प्रिंट हो आपकी। फिर क्या होता है, स्कैनफ किसके लिए यूज करते हो, जब आपने अपनी जो न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में लाना होता है। जैसे इन्होंने क्या करा, अभी एंटर कर देगा, अब आपने देखना कि कितना है, न्यूमेरिकल कितना है, 10 है, 5 है, तो वहां पर हम इस चीज का यूज करते हैं स्कैन। स्कैन के परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी क्या है, उसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर आप 5 पुट करोगे, 5 लोगे, तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इस एन की जगह वो 5 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस बता रहा है उसका। क्लियर। अब कितनी इक्वेशंस दे ली, अब क्या हुआ, क्या एंटर करोगे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स रो वाइज, जो ये ध्यान रखना, जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स होती है हमेशा रो वाइज एंटर होती है। कैसे, जैसे देखो आपने क्या करना है, रिजल्ट आपने रन करवा लिया, अब आपने क्या करना है, उसको आउटपुट के लिए आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो आउटपुट लाना है। तो आप क्या करोगे, वो कहता है कि जो पहले क्या होगी, पहली रो आपकी प्रिंट होगी, फिर क्या होगी, फिर दूसरी रो प्रिंट होगी विद आर्ग्यूमेंट, मतलब D1 भी साथ, पहले पहली रो पूरी प्रिंट करोगे, फिर दूसरी रो पूरी प्रिंट करोगे, फिर तीसरी रो पूरी प्रिंट करोगे, यही सेम चीज करी। ये पहली रो, फिर क्या है, एंटर आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स रो वाइज मतलब पहली,
आर्ग्यूमेंट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि पहले ये प्रिंट हो जाएगा फिर ये होगा ना, ये पहले पूरी होगी फिर ये पूरी होगी फिर ये पूरी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, अब देखो फॉर आई इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था कि जितनी आपकी रोज होती हैं उतने ही आपकी कितनी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना होता है, एक्स वाई जेड, उतने ही वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ कितने स्टार्ट करें, 0 हुआ। n मान लो, अगर देखो अगर i 1 to n जाए तो मतलब n तक जाएगा, लेकिन अगर मैंने i को स्टार्ट कर दिया 0 से तो ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ लेस देन n, यही चीज इन्होंने ये लिख रखी है i। पहले हमने क्या करा, हाँ जी, जब भी आप मैट्रिक्स की बात करते हो हमेशा फॉर लूप का यूज करते हो, वहां आप वाइल का यूज नहीं कर सकते, हमेशा किसका यूज करते हो, फॉर लूप का यूज करते हो। तो हमने क्या करा, हमने लूप चलाई, क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमने ये सारा प्रोसीजर अगेन करना है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सेकंड और थर्ड में से x को एलिमिनेट करोगे, फिर ये नई इक्वेशंस बनेंगी, फिर क्या करोगे, फिर ऑपरेट करोगे फोर्थ और सिक्स्थ में से, फोर्थ और सिक्स्थ में से किसको करोगे, y को एलिमिनेट करोगे विद द हेल्प ऑफ 5। यही चीज करते हो, प्रोसीजर सेम करना है आपने सारा, फिर इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे सेवेंथ और एट्थ में से किसको एलिमिनेट करोगे, z को एलिमिनेट करोगे। यही सारा प्रोसीजर आप सेम करोगे, यही करा। अब देखो अगर आपके पास रो, मैंने भी बताया कि जो रोज है वो अगर 4 हुई तो कॉलम आपकी 5 होगी। वही सेम अगर रो आपकी 0 से स्टार्ट है और n- तक जा रही है, इंक्रीमेंट होगा उसके प्रोसीजर का, तो कॉलम कहाँ तक जाएगा, +1 तक जाएगा। मतलब अगर रो आपकी 5 है तो कॉलम कितनी होंगी, आपकी 6 होंगी। क्लियर, क्योंकि कैसे, यहाँ पर आपकी कितनी रोज हैं, 3, 1 2 3, कॉलम कितने बने, 4, 1 2 3 4, इस टाइप से। तो ये रो के लिए ले लिया, ये आपने कॉलम के लिए लगा लिया। जब भी आप मैट्रिक्स की बात करोगे तो एक लूप आपकी रो के लिए चलेगी और उसके बीच में ये आप कॉलम के लिए अप्लाई करोगे। अब क्या है, स्कैन एफ करवा दोगे, किसको, परसेंटाइल एफ को एंड एन आई को मजे। अब जो आपने ली है रोज और कॉलम, वो क्या हो जाएंगी, स्कैन हो जाएंगी न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में। अब ये लूप खत्म। अब देखो, अब आपने क्या करा, अब आपने लूप बना ली, एलिमेंट्स को एंटर करवा लिया, अब उनकी कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे, जैसे ये चीज कर रखी है कैलकुलेशन, आपने क्या करी कैलकुलेशन, मैट्रिक्स को एंटर करवा दिया, कैलकुलेशन वाला स्टेप अप्लाई करा, A2/A1 करा, माइनस कर दिया सेकंड में से, A3/A1 को मल्टीप्लाई करा फर्स्ट में से, फिर थर्ड में से, फिर हमने उसमें से x को एलिमिनेट कर दिया फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ में से, सेकंड और थर्ड में से, और हमारी नई इक्वेशन बन गई। सेम यही प्रोसीजर क्या कर रखा है, ये कर रखा है। ये पार्ट क्या था, डिफाइंड करा था कि किस हिसाब से रोज और कॉलम्स लेनी है। जो ये वाली लूप लगाई है, ये लूप लगाई है कैलकुलेशंस के लिए। चाहे ये पहले लिख लो चाहे ये पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे रो पहले कैलकुलेट करवा लो या कॉलम करवा लो, उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर i0 1, अब यहाँ पर j की लिमिट भी 1 कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब देखो हमने किससे डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है A2/A1। अब A2 क्या है, A2 का मतलब यहाँ है A21 और A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब है A11। ये चीज है आपके पास, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब हम देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है यहाँ पर किसी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने जो ये चीज हमने डिफाइंड करनी है, ये नीचे वाला क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर i j के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है, i j के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से j की लिमिट, j और i की रनिंग सेम स्टार्ट हो जाएगी, j भी, क्योंकि एक लाइन तो कट गई, i के j के इक्वल तो लेना ही नहीं है आपको ऊपर वाली लाइन के लिए। तो कितना होगा, ये d का मतलब क्या है, d आपका ये है जो ये कैलकुलेट करोगे आप बार बार, ये कैलकुलेशन करोगे ना, वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो डी को डिफाइन कर रहा है। डी हमने उसके लिए डिफाइन करा है जो आपने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो ये डी वही लूप चलाई है, यही प्रोसीजर बार बार होगा, कैलकुलेशन स्टेप्स हैं सारे आपके पास, आई और जे की वैल्यू सेम चेंज होती रहेगी। देखो यही चीज करी, पहले क्या करा, क्या करते हो आप, नीचे तो 1 है मतलब A11, नीचे क्या है 1, A11 मतलब सेम रहा। A2 का मतलब क्या था 2 1, 3 का मतलब क्या है 3 1, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यही चीज करी। अब किससे ऑपरेट करना है, किससे माइनस करा, B1 क्या है अब इसका, और B2 नीचे वाला वही, इसका ये किसको डिनोट करेगा, ये पहली रो सेकंड रो
सॉरी ये करेगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, वही सेम नीचे चीज़ें चलती रहेंगी आपकी। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी किसके लिए है, कैलकुलेशंस के लिए जो आपने स्टेप है। अब क्या हुआ, कैलकुलेशंस कर ली, एलिमेंट चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए एलिमेंट्स, पहले ये थे A2 था, अब क्या आ गया B2 डैश आ गया, पहले B2 था अब क्या आ गया C2 डैश आ गया। तो उन्होंने इस चेंजिंग के लिए क्या नाम दे दिया, K कितना, K की लिमिट कहाँ तक चलेगी 0, K तो सारे चेंज होंगे, रोज में भी और कॉलम्स में भी चेंज आएगा, तो K कहाँ तक जाएगा, जितनी आपकी कॉलम्स की जाएगी। अगर कॉलम्स आपकी n+1 जा रही है तो K भी कितना जाएगा n+1 और इंक्रीमेंट होगा। फिर ये क्या हुआ, ये आपने जो लास्ट में क्या करते हो, वैल्यूज लाते हो ना, पहले Aij कैसे आता है, Aij माइनस AJK और मल्टीप्लाई कर देते हो स्टार D फाइंड आउट करते हो ना, जैसे D आपने फाइंड आउट करा, जैसे ये चीज करी थी। देखो आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें करा कि पहले इक्वेशन फर्स्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करा और माइनस कर दिया सेकंड में से। फिर यही सेम प्रोसीजर जो है इसके लिए अप्लाई कर रखा है। पहले चेंज आया, फिर वही आप क्या करोगे, Aij की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब ये क्लोज किसका हुआ, इसका, ये क्लोज किसका हुआ, इसका। इस टाइप से ये वाला सारी ब्रैकेट्स इन्होंने क्लोज कर रखी है। अब क्या हुआ, सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये लूप किसके लिए लगाई, ये लूप लगाई जो लास्ट में आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा। अब देखो जो सॉल्यूशन आया वो एक वेरिएबल में आया, x में y में z, या तो इन्होंने उसके लिए एक ही लूप लगाई है, i वाली लगा लो या j वाली लगा लो। किसके लिए ये लूप लगाई है इन्होंने, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो आपने ना इसमें मेन थोड़ी सी सबसे पहले प्रोसीजर ध्यान रखना है, फिर आप लूप की बात करोगे कि पहली लूप किसके लगानी है, जब हमने उसको एंट्रीज दी कि रोज और कॉलम्स की। सेकंड लूप हमने लगाई जब हमने उसकी कैलकुलेशंस करनी है, डी निकालना है, जैसे इन्होंने ये फाइंड आउट कर रखा है डी के लिए। फिर थर्ड लूप किसके लगाई, जब डी फाइंड आउट करा उसकी वैल्यूज में चेंज आया, जैसे के में चेंज आया, इस टाइप में ये लूप। फिर हमने दोबारा कैलकुलेशन करी है, बंद, सारी लूप्स हमने क्लोज करी। ये लास्ट वाली लूप किसके लिए लगानी है, जब हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की, वाई की और जेड की। ठीक है, थैंक यू।